क्लास 12। हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की सेकेंड बुक समकालीन विश्व राजनीति का फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध का दौर पढ़ेंगे। इस चैप्टर के मैंने 2 वीडियो बनाए हैं और इसका एक पॉइंट बाकी रह गया है जिसको मैं तीसरे वीडियो में बनाऊंगी। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि 2 ध्रुवीयता को चुनौती किसने दी, मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में, और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को समझेंगे और साथ ही ये देखेंगे कि शीत युद्ध के समय भारत की क्या स्थिति थी। तो शुरू करते हैं शीत युद्ध का दौर। ये है वर्ल्ड का मैप। जो येलो कलर से दिखाया है वो पश्चिमी देशों का गठबंधन था उस समय, और जो रेड कलर से दिखाया है वो पूर्वी देशों का गठबंधन था। मतलब उस समय विश्व जो है 2 गठबंधनों में, 2 गुटों में विभाजित हो गई थी। लेकिन अब जो है हमको उसी शीत युद्ध के दौरान एक तीसरा विकल्प भी देखने को मिला। जो देश इन दोनों गुटों के में शामिल नहीं थे, उन्होंने अपने लिए एक तीसरा विकल्प खोजा जिसको गुट निरपेक्ष देश कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये हो गया जो येलो कलर का हो गया, ये पश्चिमी खेमे के देश हो गए, इनको पहली दुनिया कहा जाने लगा। ये हो गया दूसरी दुनिया के देश पूर्वी खेमे के, और ये हो गए तीसरी दुनिया के देश। ये हैं अल्प विकसित देश जो इनमें शामिल नहीं है। और एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से नए नए स्वतंत्र हुए थे ये देश। ठीक है, तो इसको तीसरी दुनिया या अल्प विकसित देश या गुट निरपेक्ष देश कहा गया। अब देखते हैं 2 ध्रुवीयता को चुनौती, यानी कि जो ये गुट निरपेक्ष देश थे उनके बारे में। तो विश्व जो है शीत युद्ध के दौरान 2 गुटों में विभाजित हो रहा था। तब क्या हुआ, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो नए स्वतंत्र देश थे, इन्होंने अपने लिए तीसरा विकल्प दिया। तो इन्होंने गुटों से अलग रहने की बात करी, अर्थात गुट निरपेक्षता की इन्होंने बात करी। गुट निरपेक्षता मतलब गुट यानी कि किसी भी संगठन से, किसी भी गठबंधन से, ठीक है, समूह से, निरपेक्ष यानी कि अलग रहना, इन गुटों से अलग रहना। इन्होंने गुटों से अलग रहने की बात करी। ठीक है, तो जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिन्होंने निश्चय किया कि वे विश्व के किसी भी पावर ब्लॉक के साथ या उसका विरोध नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इन्होंने ये बात कही कि वो दोनों महाशक्तियों में से किसी के साथ भी नहीं रहेंगे और किसी का विरोध भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो जड़ें हैं वो 1955 के बांडुंग सम्मेलन में पाई जाती हैं। 1955 में जो बांडुंग सम्मेलन हुआ था वहीं पर इसकी बात की गई थी। तो इसकी स्थापना हुई 1961 में बेलग्रेड में। उस समय इसमें 25 देश शामिल थे। तो 1961 में बेलग्रेड में ही इसका पहला शिखर सम्मेलन होता है। अब आता है इसके संस्थापक सदस्य या इसके राष्ट्राध्यक्ष। इसके 5 संस्थापक सदस्य हैं, जिसमें भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्णो, युगोस्लाविया के जोसेफ ब्रज टिटो, घाना के वामे एनक्रुमा। ये इसके 5 संस्थापक सदस्य हैं जिन पांचों के बीच में सहयोग देखा गया और इन्होंने ही गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना करी। ठीक हो गया, तो ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक राष्ट्राध्यक्षों के नाम लिखो, या गुट निरपेक्ष का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ, 1961 में हुआ, बेलग्रेड में हुआ। इसकी स्थापना भी इसी दिन हुई। वर्तमान में गुट निरपेक्ष देशों की संख्या 120 हो चुकी है और इसकी जो मुख्यालय है इसका इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। और इसके अभी तक 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। 18वां अजरबैजान के बाकू शहर में 2019 में हुआ। ठीक है, अब ये हैं इसके 5 संस्थापक सदस्य। अब्दुल नासिर हो गए मिस्र से, वामे एनक्रुमा घाना से, पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया से, सुकर्ण हो गए इंडोनेशिया से, जोसेफ ब्रज टिटो हो गए युगोस्लाविया से। ठीक है, इन 5 के नाम आपने याद रखने हैं। अब है गुट निरपेक्षता का आधार। गुट निरपेक्ष आंदोलन में जो देश शामिल होना चाहते थे उनके लिए क्या आधार रखा गया था। तो पहला है कि इन देशों ने क्या करना है, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनानी है। जिन देशों की स्वतंत्र विदेश नीति होगी वो ही इस आंदोलन में शामिल होंगे। दूसरा, उपनिवेशवाद का विरोध करते हों। जो देश उपनिवेशवाद का विरोध करते हैं वो गुट निरपेक्ष आंदोलन में भाग ले सकते थे। ठीक है, उपनिवेश मतलब गुलाम। जैसे भारत किसका गुलाम था, ब्रिटेन का गुलाम था आजादी से पहले। ठीक है, तो इस उपनिवेशवाद का विरोध जो देश करते होंगे वो गुट निरपेक्ष देश कहलाएंगे। तीसरा है सैन्य संधि का सदस्य रहो। महाशक्तियों ने कई सैन्य संधियां करी थी, दोनों महाशक्तियों ने, जैसे नाटो हो गया, वार्सा पैक्ट हो गया। तो जो देश इन संधियों में से किसी का भी सदस्य नहीं होगा वो इस गुट निरपेक्ष देश में शामिल होंगे।
अब आता है किसी महाशक्ति के साथ द्विपक्षीय समझौता न किया हो। जिन देशों ने महाशक्तियों के साथ समझौता नहीं किया था, द्विपक्षीय समझौता नहीं किया था, वो ही गुटनिरपेक्ष देशों में शामिल हुई। फिर आता है किसी भी ताकत को अपने क्षेत्र में सैन्य अड्डा बनाने की स्वीकृति न दी हो। यानी कि जो दोनों महाशक्तियां थी, इन्होंने छोटे छोटे देशों में क्या किया था, अपने सैन्य अड्डे स्थापित करे थे। तो इस आंदोलन में वे ही देश शामिल हो सकते थे जिन्होंने महाशक्तियों को अपने क्षेत्र में सैन्य अड्डा स्थापित करने की स्वीकृति नहीं दी हो। फिर है जो देश विश्व शांति में सक्रिय भूमिका निभाने की इच्छा रखते होंगे, वो देश ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भाग ले सकते थे या गुटनिरपेक्ष देश कहलाए। ठीक है, तो ये इसका आधार था। अब है गुटनिरपेक्षता तटस्थता एवं पृथकतावाद या अलगाववाद नहीं है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो गुटनिरपेक्षता है वो तटस्थता और पृथकतावाद से अलग है। कैसे, स्पष्ट कीजिए। तो इसको स्पष्ट करने के लिए पहले हम इन तीनों का अर्थ देखते हैं। इन तीनों का अर्थ जो है एक ही है कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, युद्ध से अलग रहना, युद्धों से दूर रहना। लेकिन तभी भी ये तीनों के जो उद्देश्य हैं ये अलग हैं। ठीक है, गुटनिरपेक्षता को समझने के लिए पहले हमें तटस्थता और पृथकतावाद को समझना होगा। जो तटस्थता है उसका मतलब है किसी भी युद्ध या गुट से अलग रहना। ठीक है, लेकिन ये कहता है कि पूर्ण तो अलग रहना है। ठीक है, ये जो है किसी भी गुटों के बीच जो प्रतिद्वंदिता प्रतिस्पर्धा होती है उसको समाप्त करने की कोशिश भी नहीं करते हैं। कौन? तटस्थ देश ये बिल्कुल ही अलग रहते हैं। ठीक हो गया। अब अगर किसी गुट ने इनसे सहायता मांगी तो ये उनकी सहायता भी नहीं करते हैं, और दोनों प्रतिद्वंदी देशों के लिए ये किसी भी प्रकार का दृष्टिकोण नहीं रखते हैं। वो उनके बीच में जो युद्ध चल रहा है या जो हो रहा है वो सही है या गलत, इसमें किसी भी प्रकार का दृष्टिकोण तटस्थ देशों के द्वारा नहीं रखा जाता है। ठीक, अब जो पृथक देश होते हैं वो भी युद्धों और गुटों से पृथक रहते हैं, पूर्णतः पृथक रहते हैं। ये अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से खुद को काट कर रखते हैं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ये हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जैसे अमेरिका ने जब 1787 में उसकी स्वतंत्रता से संबंधित आंदोलन चला था, तो तब से लेकर के प्रथम विश्व युद्ध तक अमेरिका ने खुद को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखा था। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। कौन? पृथक देश। ठीक है, तो तटस्थता और पृथकतावाद में देश पूर्णतः तटस्थ और पृथक रहते हैं, किसी भी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ठीक हो गया। तो अब इसके इतर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अर्थ तो सेम है कि ये गुट में शामिल न होकर के दूर रहेंगे, लेकिन जो गुटनिरपेक्ष देश हैं ये सहायता मांगने पर मदद करते हैं। दोनों गुटों में से प्रतिद्वंदी या प्रतिस्पर्धा जिनके बीच होती है उनमें से किसी एक के द्वारा अगर सहायता मांगी जाती है तो ये हेल्प करते हैं, और दोनों के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसको टालने का और उसको खत्म करने का प्रयास करते हैं। मतलब ये प्रतिद्वंदी राष्ट्रों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, गुटनिरपेक्षता। तो इसलिए गुटनिरपेक्षता जो है तटस्थता और पृथकतावाद से अलग है। गुटनिरपेक्षता में गुटों में शामिल तो नहीं रहते हैं, लेकिन मदद मांगने पर सहायता करते हैं और युद्ध को टालने का और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति का प्रयास गुटनिरपेक्ष देशों के द्वारा किया जाता है, बल्कि जबकि तटस्थ देश और पृथक देश पूर्णतः पृथक रहते हैं। ठीक है, तो इसको आपने समझना है और समझने के बाद ही इसका आंसर अच्छे से आप लिख पाएंगे। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता। ठीक है, क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन तो जो है उसके लिए बनाया गया था जब विश्व का द्विध्रुवीकरण हो रहा था, विश्व दो गुटों में बंट रहा था, तो इसलिए शक्ति संतुलन के लिए तीसरा विकल्प के तौर पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन को बनाया गया था। लेकिन जब वर्तमान में जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना हो गई, तो इस प्रकार गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता क्या रह जाती है, तो इसके पक्ष और विपक्ष में कुछ तर्क दिए जाते हैं। पहला है एक ध्रुवीय विश्व में शक्ति संतुलन के लिए आवश्यक। ठीक है, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो एक ध्रुवीय विश्व में शक्ति संतुलन के लिए आवश्यक है। मतलब विश्व में एक ही महाशक्ति का बचना या केवल उसकी दादागिरी, अमेरिका की दादागिरी को कम करने के लिए ऐसा कहा जाता है। कुछ विद्वान ऐसा तर्क देते हैं कि शक्ति संतुलन बनाने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन जरूरी है। अब है क्योंकि इनकी संख्या एक तो निरंतर बढ़ रही है और वर्तमान में 120 सदस्य देश इसमें शामिल हो चुके हैं। इनकी संख्या का लगातार बढ़ना ये दिखाता है कि वर्तमान में इसकी आवश्यकता अभी भी है। तीसरा है
कि ये जो है शस्त्रीकरण का विरोध करते हैं और निशस्त्रीकरण के पक्षधर हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो प्रासंगिकता है वो इसलिए भी देखी जा सकती है क्योंकि ये जो है विश्व में शांति स्थापित करने के लिए शस्त्रीकरण का विरोध करते हैं और निशस्त्रीकरण का ये पक्षधर हैं। फिर है अच्छी वित्तीय स्थिति वाले गुटनिरपेक्ष देशों जैसे ओपेक को इस बात के लिए तैयार करना कि वे अपना अधिशेष पश्चिमी देशों की बैंकों में जमा करने की बजाय विकासशील देश में विकासात्मक उद्देश्य के लिए प्रयोग करें। जो गुटनिरपेक्ष देश हैं उसमें किन्हीं देशों की स्थिति अच्छी है तो किन्हीं देशों की स्थिति आज भी वैसी है जैसे शीत युद्ध के दौरान थी। तो ऐसे में गुटनिरपेक्ष देशों में अच्छी वित्तीय स्थिति वाले देशों को क्या करना चाहिए, जो उनका अधिशेष होता है वो पश्चिमी बैंकों में जमा करने के बजाय विकासात्मक उद्देश्यों के लिए विकासशील देशों में जमा करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार की बात गुटनिरपेक्ष देश कहते हैं। अब है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरोधी। ठीक है, क्योंकि जो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद है, ठीक है, इसके कारण पूरे विश्व में खतरा मंडराता रहता है। जैसे चीन जो है आज अपनी साम्राज्यवाद की नीति या साम्राज्यवाद का अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। ठीक है, तो हमेशा से ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने क्या किया है, ये जो इस प्रकार के उपनिवेशवाद है, साम्राज्यवाद है, इसका विरोध किया है। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने जो छोटे छोटे देश हैं उनको स्वतंत्र घोषित करने और उनको स्वतंत्र आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए इनको अपने गुटों में शामिल किया था। इसलिए आज भी जब ये उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की स्थिति कहीं दिखाई देती है तो इनको कम करने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन या इनका विरोध करने के लिए गुटनिरपेक्ष संगठन की, आंदोलन की, संस्था की प्रासंगिकता हमको महसूस होती है। फिर है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में अल्प विकसित देशों के लिए नई आर्थिक व्यवस्था तैयार करना है। जो अल्प विकसित या गरीब या आर्थिक रूप से कमजोर देश हैं उनके लिए नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में कुछ सुधार की बात की गई थी। ठीक है, तो ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन ही नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए जो है विश्व में दबाव बनाता है। ठीक है, ताकि अल्प विकसित जो देश है उनका विकास हो सके। तो इसीलिए भी आज गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता देखने को मिलती है, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान जो अल्प विकसित देश थे उनमें से अधिकांश देश आज भी अल्प विकसित ही हैं, आज भी आर्थिक रूप से कमजोर हैं। अब है वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में उत्तर बनाम दक्षिण विवाद में यह संगठन प्रमुख भूमिका निभा सकता है। वर्तमान जो विश्व व्यवस्था है उसमें उत्तर बनाम दक्षिण विवाद चल रहा है। उत्तर में विकसित देश आते हैं, दक्षिण में जो है ये विकासशील देश शामिल थे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो है विवाद कुछ चल रहा है। स्टार्टिंग में तो जो शीत युद्ध के दौरान दो महाशक्तियों के बीच में पश्चिमी गठबंधन और पूर्वी गठबंधन के बीच में शीत युद्ध चल रहा था। ठीक है, उसके लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन बनाया गया था। तो आज भी वर्तमान में जो विश्व व्यवस्था है वहां पर विकसित और विकासशील देशों के बीच में विवाद को सुलझाने के लिए, विवाद में मध्यस्थता की भूमिका निभाने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता महसूस हमको होती है। ठीक है, तो इसके अलावा जो है कुछ विद्वान इसके विपक्ष में भी तर्क देते हैं। इन आलोचकों का कहना है कि एक ध्रुवीय विश्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह उठने लगता है। ठीक है, क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन को दो ध्रुवीयता में मध्यस्थता की भूमिका के लिए बनाया गया था, लेकिन जब दो ध्रुवीय विश्व है ही नहीं, एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना हो गई है 1991 के बाद, सोवियत संघ के विघटन के बाद, तो आज गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता नहीं रह गई है। ठीक, इसके अलावा कुछ तर्क देते हैं कि गुटनिरपेक्षता सिद्धांत विहीन है, क्योंकि जो गुटनिरपेक्षता है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, उसमें जो देश सदस्य हैं इसके, वो ही अपने सिद्धांतों का हनन करते हैं। ठीक है, इनका सिद्धांत क्या था कि निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, लेकिन इनमें शामिल इसका ही एक सदस्य देश हम भारत को देख सकते हैं कि इसने क्या किया, 1974 में परमाणु परीक्षण कर दिया। उसके बाद 1999 में भारत के द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया। तो इन्होंने इनके द्वारा इनके ही सिद्धांतों का हनन किया जाता है, तो इसीलिए इसको सिद्धांत विहीन कहा गया है। इसके बाद देखिए कि इसके अधिकांश देश जो है आर्थिक सहायता और रक्षा के लिए बाहरी देशों पर निर्भर हैं। इसके जो सदस्य देश हैं वो आज भी कुछ आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो ये देश क्या करते हैं, पश्चिमी
देशों से सहायता लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जब इन्होंने पश्चिमी देशों से ही सहायता लेना है तो फिर इस प्रकार के संगठन की आवश्यकता ही नहीं है, जब ये संगठन ही अपने सदस्य देशों की सहायता नहीं कर पा रहा है। तो इसके बाद आता है गुटनिरपेक्ष देशों में एकता का अभाव है। इसका उदाहरण हमको तब दिखाई देता है जब CTBT कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी 1996 पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया, ठीक है। जब भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया तो भारत का साथ देने के बजाय इसके सदस्य देशों ने क्या किया, अमेरिका का साथ दिया, पश्चिमी राष्ट्रों का साथ दिया, तो जिससे पश्चिमी राष्ट्रों को लगा कि इन देशों के बीच में एकता का अभाव है, ठीक है। इसके बाद आता है इसके शिखर सम्मेलनों में गंभीरता का अभाव है, ठीक है। ऐसा देखा गया है कि इसके जो शिखर सम्मेलन होते हैं उनमें इनके सदस्य राष्ट्र गंभीर नहीं है, क्योंकि इसका एक शिखर सम्मेलन हुआ था कार्टेगना में, जिसमें इसके 120 सदस्य राष्ट्रों में से केवल 43 सदस्य राष्ट्रों ने ही भाग लिया। तो ये सारे इसके विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है इसका वर्तमान में प्रासंगिक नहीं है, इसका वर्तमान में कोई महत्व नहीं है। इन तर्कों से ये स्पष्ट होता है, ठीक है। लेकिन आज भी जो है हम कह सकते हैं निष्कर्ष के तौर पर कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है इसका वर्तमान में प्रासंगिकता है, क्योंकि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है ये 5D से इसका संबंध है, ठीक है। और उन 5 D की आज भी हमको आवश्यकता महसूस होती है। इसमें पहला है डीकोलोनाइजेशन यानी कि उपनिवेशीकरण, दूसरा है डेवलपमेंट विकास, तीसरा है डेटेंट यानी कि तनाव शैथिल्य, डिसआर्मामेंट निशस्त्रीकरण, फिर आता है डेमोक्रेटाइजेशन लोकतंत्रीकरण। इन 5 D की वर्तमान विश्व में भी आवश्यकता हमको महसूस होती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो आज भी किसी न किसी रूप में प्रासंगिक है। अब देखते हैं हम नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। जो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है ये जो है अल्प विकसित देशों के लिए बनाई गई है, यानी कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में अधिकांश जो देश हैं वो अल्प विकसित देश का दर्जा उनको दिया गया है। इन देशों के समक्ष चुनौती थी कि ये आर्थिक रूप से कमजोर हैं और इनको अपनी जनता को गरीबी से उबारना था, ठीक है। तो ये जो देश है ये नए नए स्वतंत्र हुए थे, ठीक है। तो इनको जो है नई जब आजादी मिली, ठीक, लेकिन ये धनी देशों पर निर्भर थे आर्थिक रूप से, क्योंकि जब ये आर्थिक रूप से धनी देशों पर निर्भर हैं तो सही मायने में ये उनको आजादी नहीं हो सकती इनके लिए, ठीक है। तो इसीलिए इन देशों के आर्थिक विकास के लिए, इनको गरीबी से उबारने के लिए नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ, ठीक है। तो 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन अंकटाड, ठीक है, इसको आपने याद रखना है अंकटाड। तो इस सम्मेलन में टुवार्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव किया गया था। तो ये प्रस्ताव जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल राष्ट्रों की मांग पर लाया गया था। तो इसमें निम्नलिखित बातें की गई थी कि अल्प विकसित राष्ट्रों को अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा, जिसका दोहन विकसित राष्ट्र पश्चिम के देश करते हैं। मतलब जो अल्प विकसित राष्ट्र हैं इनको जो इनके प्राकृतिक संसाधन है इनके क्षेत्र में उन पर नियंत्रण प्राप्त होगा। पहले इनका दोहन विकसित राष्ट्रों के द्वारा किया जाता था, तो अब जो है इनको इन पर नियंत्रण का अधिकार होगा इस नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। दूसरा है कि अल्प विकसित राष्ट्रों को पश्चिमी देशों के बाजार तक अपने सामान को बेच सकने की अनुमति होगी, जिससे इनको फायदा होगा। जब ये अल्प विकसित राष्ट्र पश्चिमी देशों में अपना सामान बेचेंगे तो इनको आर्थिक रूप से फायदा होगा। तीसरा है कि जो ये पश्चिमी राष्ट्रों से प्रौद्योगिकी मंगाई जाती है उसकी लागत कम होगी, ठीक है। जो अल्प विकसित राष्ट्र हैं ये पश्चिमी राष्ट्रों से प्रौद्योगिकी मंगाते हैं तो इसकी लागत कम होगी, जिसके कारण ये अल्प विकसित देशों को आर्थिक रूप से फायदा होगा। इसके बाद है कि अल्प विकसित राष्ट्रों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में भूमिका बढ़ेगी। जो अल्प विकसित राष्ट्र हैं इनको अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में निर्णय लेने का अधिकार या इनकी भूमिका भी
तय की जाएगी। तो ये जो अंकटाड जो सम्मेलन हुआ था, इसमें जो ये विषय शीर्षक दिया गया था टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, इसके जो प्रस्ताव इसमें दिया गया था, इन प्रस्ताव में जो ये निम्न सुधारों की बात की गई थी, इनके द्वारा ये अल्प विकसित देशों को आर्थिक विकास का अवसर प्राप्त होगा। तो ये ही क्या है, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मान लें कि अल्प विकसित देशों को विकास करने का, आर्थिक विकास में पूर्ण रूप से भागीदारी या उनके सुधार के लिए प्रयास किए गए। तो इसको भी आपने याद करना है। अब हम देखते हैं, ये परमाणु अप्रसार है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। इस टाइम हम देखते हैं भारत तथा शीत युद्ध। मतलब शीत युद्ध के समय भारत की क्या स्थिति थी। तो शीत युद्ध के समय भारत ने 2 स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई थी। पहली, इसने गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया था। भारत ने जो है दोनों महाशक्तियों में से किसी भी खेमे में जाने से अपने आप को दूर रखा था। ठीक, इसके बाद है भारत ने जो उपनिवेशों के चंगुल से मुक्त हुए देश थे, जो गुलाम देश थे, जब वे स्वतंत्र हुए तो उनको भी किसी भी महाशक्ति में जाने नहीं दिया। उसने उनका विरोध किया अगर वो महाशक्तियों के खेमे में जाना चाह रहे थे। ठीक हो गया। इसके बाद है इन्होंने जो है, भारत ने दोनों प्रतिद्वंदी जो देश थे, अमेरिका और सोवियत संघ, उनके बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाई। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे 1950 का कोरियाई संकट में हम देख सकते हैं, जब उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इसमें मध्यस्थता की भूमि भारत ने निभाई। अब भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाई। भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता की नीति, तो शीत युद्ध के दौरान ही भारत ने अपनी ये विदेश नीति बनाई। इसके अलावा भारत इस स्थिति में हमेशा से इस स्थिति में रहा कि एक महाशक्ति उसके खिलाफ अगर जाए तो वो दूसरी महाशक्ति के करीब आने की कोशिश करेगा। ठीक है, और अगर भारत को यह महसूस होने लगेगा कि महाशक्तियों में से कोई महाशक्ति उसकी अनदेखी कर रही है या उस पर किसी प्रकार का अनुचित दबाव डाल रही है, तो वो दूसरी महाशक्ति की तरफ अपना रुख कर सकता था। तो दोनों गुटों में से कोई भी भारत को लेकर न तो बेफिक्र हो सकता था और न ही धौंस जमा सकता था। तो इस प्रकार की विदेश नीति या इस प्रकार की स्थिति भारत की थी शीत युद्ध के दौरान। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही है। और इस चैप्टर का जो लास्ट एक पॉइंट बचा है, परमाणु अप्रसार। ठीक है, शॉर्ट नोट्स के तौर पर मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लॉन्ग खिंच रहा है। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको परमाणु अप्रसार बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो के भी या इस पूरे चैप्टर के क्या करने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स आप जितने बनाओगे उतने आपके लिए हेल्पफुल होगा वो, क्योंकि एग्जाम में 1-1 नंबर के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, और वो 1-1 नंबर के क्वेश्चन अगर आपने याद कर लिए तो आपके एग्जैक्ट जो नंबर होते हैं वो कहीं नहीं कटेंगे। ठीक है, 1 नंबर के क्वेश्चन अगर आपका बिल्कुल सही है तो वहां पर 1 नंबर मिलेगा पूरा। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि 1-1 नंबर के क्वेश्चन आपने हमेशा बनाने हैं, उनको हमेशा याद करना है, वो फैक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये चैप्टर यहाँ पर इतना ही है। थैंक यू।